दोस्तों आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे यूपीएस वर्सेज एनपीएस वर्सेज ओपीएस, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम। आपको जैसा पता है कि भारत की सरकार कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने जा रही है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। इस स्कीम को लेकर देश के विविध विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने का प्रयास किया और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के प्रति अपना आक्रोश, अपनी आपत्ति भी दर्ज कर रहे हैं। कर्मचारी भी धर्म संकट में पड़ गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट डिफरेंस अमंग यूपीएस, एनपीएस एंड ओपीएस। हम आपको एक प्रयास कर रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं कि आप तक इसकी सूचना पहुंचे और इन तीनों में क्या अंतर है, ये बात भी आप तक सरल ढंग से, सहज ढंग से आप तक पहुंचे और एक सटीक एनालिसिस के साथ पहुंचे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यूपीएस को लेते हैं। यूपीएस को समझिए, ओल्ड पेंशन स्कीम। देखिए सरकार इसी के सिमिलर जो है यूपीएस भी लाई है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। 2001 जनवरी 2004 के पहले ओपीएस के तहत भारत सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिल रहा था, पेंशन मिल रहा था। इस योजना के तहत सरकार कर्मचारियों को लास्ट 12 मंथ जो उनका पेमेंट होता था उसका 50%, लगभग 50% ऑलमोस्ट पेंशन के रूप में सरकार देती थी। डेथ जब किसी परिवार को हो जाए, यानी कर्मचारी का यदि डेथ हो जाए, तो आफ्टर डेथ उनके परिवार को जो उनका मिल रहा था ना 50%, तो 60% ऑफ द पेंशन का 60% जो है आफ्टर डेथ उनके परिवार को पेंशन के रूप में मिलता था। देखिए यही बात लगभग यूपीएस में भी है, लेकिन सरकार ओपीएस छोड़कर यूपीएस इसलिए लाई क्योंकि यह ओपीएस जो था वो अनफंडेड, यानी सरकार का कोई ऐसा बजट नहीं होता था, कोई ऐसी अमाउंट नहीं होती थी कि जिससे कि कर्मचारियों को पेंशन दिया जाए। सरकार जो भी बजट लाती थी उसका एक बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के पेंशन में चला जाता था, जिससे उस विभाग में अतिरिक्त भार होता था। यूपीएस फंडेड है। कैसे फंडेड है वो आपको आगे समझाएंगे। आप यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब रह गई बात कि सरकार क्यों नहीं ला रही है ओपीएस, तो हमने कहा कि यह अनफंडेड था। अब अनफंडेड के वजह से सरकार पर पेंशन जो बिल था, पेंशन बिल, इसका अतिरिक्त भार पड़ रहा था। अब इसका उदाहरण आप देखिए, 1990 से 91 का एग्जांपल आप लेते हैं। उस समय पेंशन बिल के रूप में सरकार, भारत की सरकार पर अतिरिक्त खर्च 3272 करोड़ रुपए का गिर रहा था। अगर आप 2020 और 21 का आंकड़ा लेते हैं तो ये 58 गुना बढ़ गया, 58 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, 58 टाइम्स यह इंक्रीज हो गया। और ये इसका जो खर्च बढ़ा 1,90,886 करोड़ हो गया। ये सेंटर का। अगर स्टेट्स की बात करें
तो एक 2020 और 21 में लगभग यह 158 टाइम्स यानी इतना बढ़ गया, और यह स्टेट पर 125 गुना बढ़ गया है। कितना बढ़ गया? 125 गुना अतिरिक्त भार बढ़ गया, और लगभग 3,86,000 इतना करोड़ रुपया हमारे केंद्र की सरकार पर और स्टेट की सरकार पर अतिरिक्त भार शुरू हो गए, जिससे वित्तीय व्यवस्था में असहजता आ गई। देखिए, हम सब एक राष्ट्रभक्त हैं, और राष्ट्रभक्त का मतलब ये होता है कि हमारा भी यानी यह भारत के जनमानस के कल्याण के साथ साथ राष्ट्र का भी कल्याण हो, राष्ट्र भी समृद्धि के पथ पर चले। सरकार कुछ सोचती है तो राष्ट्र ये सोचती है। ये बात सच है कि सरकार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेईमान होते हैं और भ्रष्टाचारी होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑनेस्ट मिजाज के होते हैं। चलिए, ये तो ओल्ड पेंशन योजना था। अब हम आपको एनपीएस के बारे में बताते हैं। एनपीएस अभी हमने आपको ओपीएस बताया। एनपीएस जो है ये न्यू पेंशन योजना, जैसा कि बताया कि 1 जनवरी 2004 1 जनवरी 2004 से पहले ओपीएस दिया जाता था कर्मचारियों को। 1 जनवरी 2004 से कर्मचारियों को एनपीएस दिया जाने लगा, यानी न्यू पेंशन स्कीम। किसके दौर में? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के रीजन में। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के समय कर्मचारियों के लिए एनपीएस लाया गया। अब एनपीएस में क्या था कि ये एश्योर्ड नहीं था। यह कर्मचारियों में इसीलिए आक्रोश एनपीएस को लेकर कि यह नो एश्योर्ड पेंशन स्कीम था, यानी कर्मचारियों के लिए यह सुरक्षित नहीं था। क्यों नहीं था? इसके पीछे नो एश्योर्ड पेंशन, क्योंकि यह जो इसमें जो फंड आता था वो कर्मचारियों के सैलरी से, कर्मचारियों के सैलरी से ही लगभग 10% से 14% तक अमाउंट को काट लिया जाता था और उसको एनपीएस में डाला जाता था, और सरकार भी लगभग 10 से 14% अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करती थी। कर्मचारियों से कितना करता था? उनके सैलरी से 10 से 14%। सरकार भी अपने तरफ से 10 से 14%, यानी जितना कर्मचारियों के सैलरी से कटता था उतना ही सरकार एनपीएस में अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करती थी। एनपीएस में एक बात थी कि इसमें कई लोग थे जो स्पॉन्सर थे, इसके एनपीएस का स्पॉन्सर थे। लगभग 9 या 10 ऐसे कंपनियां थी जो वित्तीय व्यवस्था को, वित्तीय कंपनी थी, फाइनेंशियल कंपनी थी, जो एनपीएस को स्पॉन्सर कर रही थी। यानी कर्मचारियों को यह छूट था कि आपका जो पैसा है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं? जैसे इक्विटी में कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, या जिससे कि आपके एनपीएस में जो अमाउंट जो सेव है, जो आपका अमाउंट है उसमें इंक्रीजमेंट हो और आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो लोगों को यही 2 बात को लेकर एनपीएस से नाराजगी थी। पहला तो कि यह एश्योर्ड नहीं था कि आपको कितना मिलेगा, यानी लोअर एश्योर्ड पेंशन स्कीम था, और अपने सैलरी से, यह कर्मचारियों के ही सैलरी से जो अमाउंट करता था वही एनपीएस के रूप में मिलता था। हाँ, सरकार जरूर उतना ही पैसा कंट्रीब्यूट भी करती थी। तो इसको लेकर कर्मचारियों में
अच्छा खासा आक्रोश था और कर्मचारी चाहते थे कि ओपीएस जो है वो लागू हो। सरकार थोड़ा और भी मॉडिफाई कर दी है, किसको? ओपीएस को, और उसी को मॉडिफाई करके ओपीएस लाया, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाया। अब हम आपको समझाते हैं कि यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन योजना क्या है। जैसा हमने आपको कहा कि इट इज सिमिलर टू ओपीएस, इट इज लाइक टू ओपीएस, ओपीएस की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ खास क्या है। पहले बात तो कि यह फिक्स्ड पेंशन अमाउंट है, यानी एश्योर्ड है। क्या है? एश्योर्ड है, फिक्स्ड है। इसको आप फिक्स्ड भी कर सकते हैं, फिक्स्ड पेंशन स्कीम भी इसे आप बोल सकते हैं। इसलिए क्योंकि सरकार के नियत और नियति में है कि जो भी कर्मचारी कम से कम 10 वर्षों तक है ना सर्विस कर चुके हैं, तो उन्हें मिनिमम 10,000 का पेंशन तो मिलना ही चाहिए। 10,000 का पेंशन तो मिलना ही चाहिए, तो इसलिए यह एश्योर्ड है। अब आगे आपको बताएंगे कि दूसरी जो बात है इसके जो खास, जैसा कि हमने ओपीएस में कहा कि लास्ट 12 मंथ का हाफ, तो सेम इसमें भी है कि कर्मचारी का जो लास्ट 12 मंथ्स हैं का जो सैलरी है, सैलरी उसका हाफ, उसका 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, उसका 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी दुर्भाग्यवश किसी कर्मचारी का डेथ हो जाता है तो उसके परिजन को, उसके परिवार को 60% ऑफ द पेंशन, यानी जो पेंशन कर्मचारी को मिल रहा था 50%, उसका 60% जो है उसके परिवार को मिलेगा। तो लगभग यही बात ओपीएस में भी थी। अब रह गया कि इंक्रीजमेंट समय समय पर, जैसे डीए होता है ना, डे अलाउंसमेंट, तो उस तरह से, यानी महंगाई भत्ता वगैरह जो हो, महंगाई जैसे जैसे समय बदलता है तो क्या होता है कि मनी का डिवेल्यूएशन होता है, तो उसको देखते हुए इसमें समय समय पर टाइम टू टाइम इंक्रीजमेंट भी है। यानी यूपीएस के तहत आपको जो पेंशन मिलेगा उसमें इंक्रीजमेंट भी है, उसको महंगाई को देखते हुए उसमें बढ़ोतरी भी की जाएगी। अब देखिए, अगर यह यूपीए सरकार लाती है तो लगभग केंद्र के, सेंटर के 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। राज्यों की अगर बात कर लें तो 90 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। एक चीज और सरकार जो लाई है वो बहुत ही खूबसूरत है, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि यह जो योजना है, ये यूपीएस जो है 1 अप्रैल 2025 से सरकार लागू करने जा रही है। अब यहां पर जो एनपीएस के जो बेनिफिशियल जो कर्मचारी हैं, जो एनपीएस ले रहे हैं, यानी एनपीएस कब से ले रहे हैं? 1 जनवरी 2004 से। तो अगर इनको भी इसका लाभ मिलेगा, अब आपको लग रहा होगा कि अरे भाई ये क्या बोल रहे हैं, एनपीएस वाले को यूपीएस का लाभ कैसे मिलेगा? जी हां, मिलेगा। जैसे किसी एनपीएस को 50,000 रुपया मिलता है पेंशन के रूप में, या 40,000 रुपया मिलता है पेंशन के रूप में, उनको यूपीएस के तहत अगर लाया जाए तो कितना मिलना चाहिए था? 50,000। मिल कितना रहा है? 40,000। यूपीएस के तहत अगर वो आते तो कितना मिलना चाहिए था? 50,000। तो सरकार यूपीएस के तहत उन कर्मचारियों के लिए जो 2 जनवरी 2004 से है, और तो उनको सरकार ये 10,000 का जो कमी हो रही है यह भी जोड़कर देने का प्लान कर रही है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। हाँ,
एक चीज और ध्यान रखना है कि यूपीएस का पूर्ण लाभ लेने के लिए यानी 50% पेंशन उठाने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 वर्षों का योगदान सर्विस में देना अनिवार्य है और मिनिमम 10,000 का पेंशन लेने के लिए कम से कम 10 वर्षों का सर्विस में योगदान देना अनिवार्य है। तो दोस्तों हम समझ रहे होंगे कि आप यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस से संबंधित जो जानकारी चाहते थे वो आप तक पहुंच गई है। इसके बावजूद भी कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं या किसी तरह का आपको कंफ्यूजन है तो आप अपनी बात, अपनी आपत्ति, अपना कंफ्यूजन, आप जो जानकारी लेना चाहते हैं या आपके मन में जो कुछ भी है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम अगले वीडियो में प्रयास करेंगे कि आपको आपके प्रश्न का जवाब पहुंच जाए। अब विदा दीजिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत।